हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 6 में 3 चैप्टर हम लोग कर चुके थे। हमारा कौन कौन सा हो चुका था, अगर हम एक बार रिकैप करें तो पहला था मोशन एंड मेजरमेंट, दूसरा था फोर्स एंड प्रेशर और तीसरा था वर्क एंड एनर्जी। और फोर्थ चैप्टर है द मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स। ओके, तो इसको हम लोग करेंगे पहले थ्योरी, और इन तीनों चैप्टर का पहले थ्योरी हो चुका है, क्वेश्चन आंसर हो चुका है। हाँ, मोशन मेजरमेंट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन को हमने नहीं किया है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, हमने उसका हिंट दिया था, तो उसको भी हम एक बार कर लेंगे। बाकी उसका कंसेप्ट एप्लीकेशन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो गया है। तो इनका मकसद क्या है, पीएसएनआईटी फाउंडेशन क्लासिक से पढ़ना, ताकि जिनके पास केवल पैसा है केवल वही लोग आईआईटीज या एनआईटीज में या ट्रिपल आईटीज में न जाएं। जिनके पास नहीं भी है, कम भी है, फिर भी उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है ना। नॉलेज किसी खास लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहिए, वरना समाज का नाश हो सकता है। ठीक है, नॉलेज को स्प्रेड करना चाहिए। तो जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने समझा, वही चीज मैं बस यहाँ पर शेयर करने आता हूँ। और आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो सब आपके ऊपर है। तो मैं तो बनाता जाऊंगा ना इसमें, क्योंकि उसको तो कोई रोक नहीं सकता ना, मुझे बनाने से वीडियोस को कोई रोक नहीं सकता। द मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स, और क्लास 6 से आप करोगे तो 10 तक जाते जाते अगर ये सब सारा चीज पढ़ लोगे, चाहे आपका बायो हो या अगर आप साइंस ले रहे हो, साइंस में आप मैथ्स ले रहे हो, तो ये सब होते जाएगा। और बायो भी लोगे तो बायो तो एनसीईआरटी से काफी बहुत है, एनसीईआरटी ना, बायो का एनसीईआरटी जो मतलब एनसीईआरटी का जो बायो है, तो उसको भी आप पढ़ोगे, क्वेश्चन से बनाओगे तो काफी हो जाएगा। हालांकि मैं बायो भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इधर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और बात रही क्लास 8 की, तो उसको भी करेंगे कंटिन्यू, लेकिन तब तक द मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स, ये चैप्टर जी एडवांस के सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, एनआईटीज के सिलेबस में भी अभी नहीं है उसके एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने से फायदा ही होगा, कुछ घाटा नहीं होगा, इसलिए हम इसको करेंगे। वरना हम क्यों इतना थ्योरी फिर एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि मुझे तो कराना है ना, ये मैंने तो मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स हम लोग क्या देखेंगे इस चैप्टर में, नो द सिंपल टाइप ऑफ मशीन देखेंगे, लर्न द न्यू टर्मिनोलॉजी यूज फॉर लीवर्स ना लेवर्स, एनालाइज द एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल मशीन। केवल सिंपल मशीन के बारे में हम लोग को जाना है, कम्प्लेक्स मशीन वगैरह वो सब नहीं। अप्लाई कंसेप्ट लर्न टू द सिंपल मशीन यूज इन आवर डेली लाइफ। तो सबसे पहले मशीन का डिफिनेशन देखेंगे कि मशीन क्या होता है। वैसे 3 इडियट्स में भी वो मशीन वाला सीन होता है ना, व्हाट इज मशीन, जो प्रोफेसर पूछता है। तो मशीन क्या होता है कि मशीन कोई भी एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे डेली लाइफ को क्या करे, हम इजी कर दे, है ना, इजी कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हो, अ मशीन इज अ डिवाइस विच इनेबल्स अस टू परफॉर्म वर्क इन इजियर वे, जो भी हम वर्क करें उसको इजी कर दे। तो सबसे अगर आसान सा आप मशीन का एक छोटा सा सिंपल आप देखो तो व्हील का जो खोज हुआ था, जो चक्के का जो खोज हुआ था, वो भी एक तरह का सिंपल मशीन ही तो है। हाँ, अगर 2 व्हील लगा हुआ है, इसके ऊपर आप काट जैसा कुछ बना देते हो, और इसको है ना, इसको खींचने के लिए कुछ जो भी एनिमल्स का उपयोग करते हो, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, 2 व्हील्स ले लो और इनको आपस में, तो आसान हो जाता है कि नहीं। वही अगर बिना व्हील्स का आप देखो तो जब व्हील्स होते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, व्हील्स नहीं होते तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, बहुत दिक्कत होता है। तो ये भी एक छोटा सा मशीन का उदाहरण। आपका बाईसाइकिल भी एक मशीन ही है। होता क्या है कि आप जितना इसको इनपुट देते हो उतना उससे ज्यादा आपको आउटपुट मिलता है। जितना आप इसको इनपुट देते हो, जैसे आप पैदल जाओगे और एक बाईसाइकिल से जाओगे, तो आप सेम दूरी चलना हो तो पैदल जल्दी थक जाओगे, लेकिन बाईसाइकिल से नहीं, क्योंकि बाईसाइकिल एक सिंपल मशीन की तरह काम करता है जो हमारे वर्क को इजी कर देता है। और भी कई सारी चीजें हैं जो आप सिंपल मशीन में यूज कर सकते हो। हमारा स्क्रू ड्राइवर हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, वेज हो गया, जितना सारा चीज, और फर्स्ट ऑर्डर का सीजर हो गया, कैंची, वो भी एक सिंपल मशीन है, काटने का काम आता है सिंपल तरीके से। तो कैंची भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एक एग्जांपल हो गया। देखेंगे 3 तरह के ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल, फिर उस पर क्वेश्चन और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं उनको जानना है। अब मशीन, लेकिन दिक्कत ये है ना कि मशीन के साथ वो खुद से वर्क नहीं कर सकता जब तक आप उसमें कुछ इनपुट ना दोगे, है ना, इनपुट। जब तक आप उस पर कुछ इनपुट ना दोगे तब तक मशीन वर्क करेगा। जैसे आपका बाईसाइकिल है, तो आप जब सोच रहे हो कि आप पैडल को नहीं
पैर से उसको चलाओगे तो साइकिल थोड़ी अपने आप चलने लगेगा। अब सोच रहे हो कि ठीक है बैटरी वाला साइकिल, तो बैटरी में भी तो बैटरी तो चार्ज करना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको बिजली बिल तो देना पड़ेगा। तो कहीं से भी आपको मशीन पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मशीन क्या है, एक मशीन है, ठीक है। मशीन पे आपने इनपुट दिया, मशीन पे आपने क्या किया, इनपुट दिया कुछ किसी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जो भी तरह का। तो मशीन पे आपने कुछ वर्क किया, जैसे मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डलाते हो तो वो भी तो इनपुट है। आप क्यों, क्योंकि वो इंजन में जाएगा, पेट्रोल का कंबशन होगा और उससे जो इंजन है वो चलेगा, फिर उससे टायर चलेंगे, तो उस तरह से वो चलेगा। तो आप इनपुट करते हो मशीन पे और मशीन क्या करता है, आउटपुट देता है आपको। यानी कि ये प्रोसेसिंग एक तरह से होता है। मशीन में क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। कैसे, हम कंप्यूटर में बात करते हैं, सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू में कुछ इनपुट जाता है और कुछ आउटपुट आता है, तो मशीन में भी कुछ इनपुट जाता है और आउटपुट जाता है। तो आप बताओ कौन सा मशीन सबसे अच्छा रहेगा हमारे के लिए। वैसा मशीन अच्छा रहेगा जिसमें इनपुट तो हम दें, बहुत सारा इनपुट दें, लेकिन आउटपुट बहुत कम आए। ओके, ऐसा मशीन तो अच्छा नहीं ना रहेगा। वैसा मशीन को कौन लेना चाहेगा। अगर इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम आ रहा है, तो बहुत कम आ रहा है, ठीक है। बहुत कम के लिए मैं इतना सारा एरो दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि आउटपुट हमेशा कम ही रहेगा। लेकिन क्यों, क्योंकि मशीन में भी तो फ्रिक्शन होता है ना। फ्रिक्शन जानते हो ना, फ्रिक्शनल फोर्स। जो भी आप मशीन देखते हो तो उसमें भी फ्रिक्शन होता है। आप बाईसाइकिल का पैडल जब देखते हो तो उसमें भी फ्रिक्शन होता है, इसलिए तो ग्रीस वगैरह लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स में कुछ एनर्जी क्या होता है, लॉस हो जाता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो इस एनर्जी के लॉस के चलते आपने जितना इसको इनपुट दिया ना, चाहे मस्कुलर फॉर्म में, बाईसाइकिल में आप इनपुट कैसे देते हो, मस्कुलर फॉर्म में, अपने शरीर का जो एनर्जी है मस्कुलर फॉर्म में, और फिर बाईसाइकिल उसका आउटपुट देता है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होता है। लेकिन मान लो कोई ऐसा मशीन है कि इनपुट मैंने बहुत दिया लेकिन आउटपुट बहुत कम आ रहा है, तो ऐसा मशीन लोगे, नहीं लोगे। तो आप कैसा मशीन लोगे कि ठीक है इनपुट दिया मैंने और आउटपुट भी है। हाँ, आउटपुट पूरा का पूरा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा मशीन आइडियल होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी मशीन को 100 जूल दिया और मशीन ने भी 100 जूल का वर्क डन कर दिया, ऐसा होगा, नहीं होगा। ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल मतलब ये केवल फैंटेसी है, ये केवल सपने में ही हो सकता है, सच्चाई रियलिटी में नहीं हो सकता है। तो अगर तो ये मशीन लोगे नहीं, हम कैसा मशीन लेंगे, ये वाला कि इनपुट दिए, आउटपुट आया, थोड़ा सा कम आया लेकिन आया, इससे ज्यादा आया पहले वाले से आउटपुट। तो हम ऐसा मशीन लेंगे ना, क्योंकि ऐसा मशीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट भी दे दे। क्योंकि तो इसीलिए एफिशिएंसी क्या लिखते हैं किसी भी मशीन का, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहते हैं ना कि एफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बार बार माइलेज की बात होती है। तो एफिशिएंसी जिसका जाता, एफिशिएंसी क्या लिखते हैं हम लोग, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। आउटपुट बाय इनपुट यानी मैंने जितना इनपुट दिया उसके मुकाबले मुझे कितना आउटपुट मिला। अगर मैंने जितना इनपुट दिया उसमें, जितना मैंने उस पर वर्क डन किया मशीन पे, मशीन ने भी उतना ही वर्क डन कर दिया, तब तो एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। इसीलिए तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इनपुट बराबर आउटपुट हो जाए, इनपुट इज इक्वल टू क्या हो जाए, आउटपुट हो जाए, तो क्या होगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हमारे लिए, एफिशिएंसी हमारे लिए 1 हो जाएगा। हालांकि ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब भी सवाल में अगर कहीं एफिशिएंसी न लिखा हो तो आपको 1 मान के चलना है, ठीक है। तो इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। तो अब आते हैं कि इसमें जो डिफरेंट टर्म्स है, जैसे लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, एफर्ट आर्म क्या होता है, लोड आर्म क्या होता है, फल्क्रम क्या होता है, क्लास 1 लेवर्स, क्लास 2, क्लास 3 इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, वेज क्या होता है, पुली का क्या सिस्टम है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो वर्क डन ऑन मशीन इज कॉल्ड इनपुट वर्क। देख रहे हो, वर्क डन ऑन मशीन इज कॉल्ड इनपुट वर्क। इसको वर्क डन ऑन मशीन, इसको समझ लेना। वर्क डन मशीन पर वर्क डन तो होगा ना, वर्क डन ऑन मशीन इज कॉल्ड इनपुट वर्क, वाइल वर्क डन बाय मशीन, है ना, बाय मशीन इज कॉल्ड आउटपुट वर्क। फॉर एग्जाम्पल द पिलर, द नाइफ आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। नाइफ भी एक एग्जाम्पल है सिंपल मशीन का। तो since the energy supplied to the machine is partially utilized to overcome the frictional force between the moving parts of the machine, hence output work is always less than input work। क्योंकि जितना आपने इनपुट दिया,
इनपुट वर्क जो था, आपने जो इनपुट दिया, इनपुट वर्क बराबर क्या होगा, फ्रिक्शनल, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल एनर्जी प्लस आउटपुट वर्क, यही होगा ना आउटपुट वर्क, यही तो होगा। ये जो इनपुट वर्क दिया आपने, ये किस में चला गया, मशीन में जब आपने इनपुट वर्क दिया तो ये फ्रिक्शनल एनर्जी में गया और प्लस कुछ इसने आउटपुट वर्क भी दिया, तो एक थोड़ा सा जो अमाउंट है वो फ्रिक्शनल एनर्जी में चला जाता है और कुछ अमाउंट आउटपुट वर्क में, और बहुत सारा अमाउंट आउटपुट वर्क में जाता है। तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन की यहाँ बात हो रही है, एफिशिएंसी, कार्यकुशलता, एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज द रेशियो ऑफ द वर्क डन, बोला था ना आउटपुट बाय इनपुट, वर्क डन बाय मशीन टू द वर्क डन ऑन मशीन। एफिशिएंसी जनरली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो किसी भी रेशियो को परसेंटेज में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, वही चीज यहाँ हुआ है, बाकी और कुछ नहीं, ऊपर आउटपुट है नीचे इनपुट है, तो इसीलिए एफिशिएंसी किसी मशीन का इस तरह से मेजर करते हैं। It can be mathematically represented as follows, तो वर्क डन बाय मशीन अपॉन वर्क डन ऑन मशीन इंटू 100। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा रहे, जैसे एफिशिएंसी 0.8 रहे, है ना, 0.85 रहे, है ना, इस तरह से, ताकि 1 के क्लोजर रहे। ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी 0.4 है, 0.3 है, तो ऐसा मशीन लेके करें ही क्या हम लोग जब इतना कम एफिशिएंसी है। 0.3 कहने का क्या मतलब है, 3.10, यही है ना, 3/10 सॉरी, मतलब अगर मैंने 10 जूल का एनर्जी दिया तो मशीन केवल 3 जूल का एनर्जी, 3 जूल का वर्क डन करी है। अगर मैंने 10 जूल का वर्क डन किया मशीन पे, ठीक है, तो मशीन केवल 3 जूल के एनर्जी को कन्वर्ट करके वो वर्क डन करे, यानी बाकी का 7 जूल क्या हुआ, बाकी का 7 जूल फ्रिक्शनल फोर्स में और बाकी के फ्रिक्शनल एनर्जी में चला गया, जो कि हमारे कोई काम का नहीं था। बाकी का क्या हो गया, फ्रिक्शनल एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मशीनें गर्म हो जाती है ना, ज्यादा चलती हैं तो हीट इस सब में, तो हम ऐसा मशीन क्यों लें, तो हम ऐसा लेते हैं जिनका एफिशिएंसी 1 के क्लोजर हो। 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना एफिशिएंसी, ठीक है, मैक्सिमम 1 हो सकता है और 1 भी आइडियल कंडीशन है, 1 पहुंचता ही नहीं है। अगर ऐसा बन जाए तो फिर तो मतलब सोच सकते हो क्या ही हो जाएगा। If the efficiency of a machine is X%, we can conclude that 10-X% of the energy input is utilized to overcome the friction। हाँ तो ठीक है, जैसे एफिशिएंसी मान लो 80% है, जो 0 है ना 80% है, इसका मतलब 20% किस में चला गया, फ्रिक्शनल फोर्स के ओवरकम करने में, यानी फ्रिक्शनल एनर्जी में चला गया, हीट एनर्जी में चला गया, ये सब, तो इसीलिए ना 100 - 80 कर दिया। द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए सिंपल मशीन इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन इज कॉल्ड एफर्ट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है, ध्यान देना एफर्ट का यही है, बार बार अब एफर्ट का यूज करूंगा, एफर्ट। द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए सिंपल मशीन इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन, तो मशीन पे जो हम वर्क डन करते हैं, यानी जो इनपुट है ना, जो हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट वर्क, यही है एफर्ट। बार बार अब इनपुट वर्क ना कह के मैं इसको क्या कहूंगा, एफर्ट कहूंगा, एफर्ट कहूंगा। द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय सिंपल मशीन इन एन ऑब्जेक्ट टू डू द रिक्वायर्ड वर्क इज कॉल्ड लोड, यानी कि जो आउटपुट वर्क है ना, आउटपुट वर्क, इसी को क्या कहूंगा मैं, लोड कहूंगा, ठीक है। इनपुट वर्क को ही एफर्ट कहते हैं, जो मशीन पे हम इनपुट वर्क देते हैं, और मशीन जो वर्क करती है जिसको हम आउटपुट वर्क कहते हैं, वो उसी को हम लोड कहेंगे। द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए सिंपल मशीन, यहाँ बाय का यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ ऑन का यूज होता है। ऑन जब भी यूज हो रहा है, मशीन पर वर्क करते हैं तो ये एफर्ट हो गया, मशीन के द्वारा वर्क होता है तो ये लोड हो गया। तो ये चीज ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में एफर्ट और लोड का ही यूज होगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट where effort is applied and fulcrum, the distance between the point where the effort is applied and the fulcrum is called effort arm। fulcrum एक तरह का हिंज होता है, आपको बताऊंगा। the distance between the fulcrum and the point at which the load acts is called load arm। तो effort load समझ में आ गया। अब effort arm और किसके बारे में, load arm के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं type of simple machine। in this chapter we shall learn about some simple machine, छोटा छोटा, इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, व्हील एंड एक्सिल, पुली, लेवर। लेवर, आई होप कि ये सही प्रोनाउंस करें, क्योंकि एक तो लीवर भी होता है ना, वो तो एक ऑर्गन होता है बॉडी का, वो नहीं, लेवर, LEVER, लेवर, शायद ये सही प्रोनाउंस करें, लेवर होगा ना इसका,
ये। तो लेवर अगर हम देखें तो हम बताते हैं फलक्रम का मतलब क्या होता है, अभी बताता हूँ। फलक्रम का मतलब एक हिंज पॉइंट होता है, देखो बताता हूँ। अ लेवर इज ए सिंपल मशीन इन विच ए रिजिड बीम इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग फ्रीली अराउंड अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट होता है, इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फलक्रम। इस फिक्स पॉइंट, जैसे ये एक सिंपल मशीन हो गया, यहाँ कोई लोड रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, यहाँ हम एफर्ट डालते हैं, मान लो मैं इसको एफर्ट नीचे की ओर डाला हूं, ये फिक्स पॉइंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। अब फलक्रम से एफर्ट का जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म बोलेंगे। ध्यान देना, फलक्रम से जो एफर्ट का डिस्टेंस होगा ना, इसी को एफर्ट आर्म बोलेंगे। और ये फलक्रम से लोड का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बोल रहा हूं, ये लोड आर्म हो जाएगा। ओके, तो फलक्रम से जो लोड का डिस्टेंस होगा वो लोड आर्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या लिखते हैं, लोड बाय एफर्ट। ये कहां से आ गया, इसको एफर्ट बाय लोड क्यों नहीं लिखा हमने, ये भी कोई पूछ सकता है। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि इसको एफर्ट स्क्वायर अपन लोड स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, या फिर कोई और क्यों नहीं लिखा, है ना। तो इसका एक सीधा सा आंसर यह है कि हम एडवांटेज की बात करें, यानी हमें क्या फायदा होगा। हम मशीन का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हमें एफिशिएंसी हो, हमें सुविधा हो। तो सुविधा कब होगा, जब हम कम से कम एफर्ट देंगे। ध्यान देना, हम एफर्ट क्या करेंगे, कम से कम देंगे। कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा लोड को अगर लिफ्ट कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा लोड पर अगर वर्क डन कर पाता है ना, कम से कम एफर्ट देने पे ज्यादा से ज्यादा लोड को लिफ्ट कर पाता है या ज्यादा से ज्यादा वर्क डन कर पाता है, तो ऐसे मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एफर्ट के। यानी एफर्ट जितना कम रहेगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज्यादा रहेगा, या फिर लोड जितना ज्यादा होगा एफर्ट जितना कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज। आप ऐसा है, इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो पूरा जो वैल्यू है ये क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर हम एफर्ट हम ज्यादा लगा रहे हैं, हम इधर से अपना एफर्ट, जो हम एफर्ट क्या था, इनपुट वर्क था, तो इनपुट वर्क हम ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन आउटपुट हमें कम मिल रहा है, यानी लोड जो है वो कम मिल रहा है, आउटपुट वर्क हमें कम मिला, तो हम उस मशीन का यूज क्यों करेंगे। यानी ऐसे मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लो कम होता है। इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो लोड क्या है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर कम रहेगा और डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू है, जो ओवरऑल फ्रैक्शन है इसका वैल्यू कम होगा। तो हम ऐसे मशीन का क्यों यूज करेंगे, तो हम ऐसे मशीन का यूज करते हैं जिनका मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, और मैं क्या मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी की तरह नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज बिल्कुल 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का कंसेप्ट है, तो इसीलिए एफर्ट बाय लोड नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा थोड़ी हो कि एफर्ट ज्यादा से ज्यादा दें और लोड कम से कम आएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा, नहीं ना। मैकेनिकल एडवांटेज तो तभी ज्यादा होगा ना जब हम एफर्ट कम से कम रखें और लोड ज्यादा से ज्यादा रखें। तो अगर ये इक्वेशन होता इसका मैकेनिकल एडवांटेज है, तो ये तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है ना। आप देख रहे हो, लोड अगर मैं ज्यादा से ज्यादा रखूं और एफर्ट कम से कम रखूं, कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा लोड अगर उठेगा तो उसका वो तो अच्छा बात है ना, लेकिन ये इसका पूरा ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये तो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं हुआ। यही इसीलिए हम देख रहे हैं कि कम से कम एफर्ट में, कम से कम इनपुट वर्क में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट वर्क अगर कोई मशीन करता है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होता है, और उसी को हम यूज करते हैं, उसी को यूज करना पसंद करते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज of a lever is the ratio of load to effort. Mathematically, it can also be represented as load into load arm is equal to effort into effort arm. ये कहाँ से आया, तो अभी खैर इसको केवल देख लो, इसको बाद में लोड इनटू लोड आर्म, यानी जितना हमारा लोड है, कोई लोड होगा न्यूटन में, लोड आर्म किसी सेंटीमीटर में मीटर में होगा, एफर्ट कोई न्यूटन में, एफर्ट आर्म कोई सेंटीमीटर या मीटर में होगा। तो ये एक रूल है कि लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म होता है। दिस रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ लेवर। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड एंड, है ना, लोड का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा और एफर्ट का जितना कम मैग्नीट्यूड होगा, हायर विल बी मैकेनिकल एडवांटेज। इसी को मैंने वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लेवर अभी बताया।
तो क्लास 1 लेवर, क्लास 2 और क्लास 3, इन तीनों में क्या क्या अंतर है? एक 3 वाला भी होगा, तो 3 वाला इसको जल्दी से हम लोग करते हैं। कितना समय हो गया? 20 मिनट हो गया। तो क्लास 1 लेवर, तो क्लास 1 लेवर बहुत आसान होता है कि लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम होता है। लोड और एफर्ट के बीच में क्या होता है? फलक्रम होता है। अब देखो, आप जो आपके स्कूल में जो पार्क है उसमें सीसॉ लगा हुआ, जिसमें आप बैठ जाते हो, आपका दोस्त, और कभी क्या बदमाशी करने के लिए आप यहाँ से तुरंत हट जाते हो। तो ये जल्दी से नीचे आ जाता है। क्या जीचो, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम नहीं अच्छा से पढ़ाते हैं। तो ये सीसॉ हो गया। तो ये जो है ना क्लास 1 लेवल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये फलक्रम है, ये हिंज है, इसी के पॉइंट ये फिक्स है और इसी के पॉइंट ये अप डाउन हो रहा है। तो एक तरफ लोड है, एक तरफ एफर्ट है। तो जब ये ऊपर है, ये जो लड़का ऊपर है, तो अब ये नीचे की ओर एफर्ट लगाएगा और इसके लिए आप लोड हो जाओगे। तो इस ऐसे सेटअप में जो भी चीजें होती हैं आप उसको क्लास 1 लेवल, यही नहीं, एक सीजर भी इसका एग्जाम्पल है, जो कैंची होता है। क्योंकि आप एफर्ट लगाते हो, बीच में ये फिक्स पॉइंट है और इधर आप लोड रखते हो, कोई कपड़े को या पेपर को काटना हो, जो भी हो, तो यहाँ लोड रहता है। तो आप यहाँ इनपुट देते हो इस पॉइंट पे, यहाँ पर बीच में फिक्स है, इसको फलक्रम कहते हैं, और यहाँ पर आपका वर्क डन होता है, जो आउटपुट आता है। तो सीजर भी एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर लेवर का। अब सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर में तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन सेकेंड ऑर्डर लीवर को अगर देखेंगे तो फलक्रम, तो इसमें क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, एफर्ट और फलक्रम के बीच में लोड आ जाता है। अब फलक्रम और एफर्ट के बीच में क्या आ जाता है? लोड आ जाता है। ये ध्यान देने की बात है। तो अभी भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, अभी भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा। जैसे आप ये क्या बोलते हैं, नट को क्रैक करने के लिए, जैसे जो पान वगैरह जो उसका जो एक बीटल नट आता है उसको क्रैक करने के लिए इस तरह का यूज होता है, या फिर प्लास इसको कह सकते हो, जो प्लास आता है। तो प्लास जो है सेकंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ एफर्ट देते हो, दोनों तरफ से आप एफर्ट देते हो, बीच में आपका हिंज रहता है। नहीं, नट क्रैकर कहीं सही रहेगा, प्लास नहीं, प्लास में तो बीच में हिंज रहता है मेरे ख्याल से, बीच में फलक्रम आ जाएगा। हाँ, प्लास नहीं होगा, नट क्रैकर, देखो लिखा भी है नट क्रैकर। तो नट क्रैकर में बीच में ये फिक्स रहता है, ये आप ध्यान देना, कभी भी जाओगे अब इस बार दुकान पे तो यहाँ पर जानना नहीं, लेकिन यहाँ पर ही फिक्स रहता है, ये पॉइंट है, ठीक है, फिक्स पॉइंट रहता है। और बीच में उस बीटल नट को रखता है और यहाँ पर एफर्ट देता है, यानी लोड यहाँ पर, यानी फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड आ गया। तो अभी भी मैकेनिकल एडवांटेज अगर आप देखो, मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट अपॉन लोड अपॉन एफर्ट होता है। यानी कि इसी को आप क्या लिख सकते हो, देखो जैसे एक चीज और करा देता हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट। लेकिन हमने लॉ ऑफ लेवर क्या पढ़ा था कि लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म पढ़ा। तो यहां से लोड अपॉन एफर्ट क्या आ जाएगा? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म आ जाएगा। लेकिन लोड अपॉन एफर्ट ही तो मैकेनिकल एडवांटेज है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। तो अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज इसका देखूं तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म सेकंड के लिए, तो अभी भी जो एफर्ट आर्म है ना, यानी फलक्रम से एफर्ट के बीच की दूरी, यही तो है एफर्ट आर्म। और लोड आर्म क्या है? ये छोटी सी दूरी, ये है लोड आर्म। तो अभी भी ये मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। इसलिए तो इसका यूज कर रहे हैं, ताकि हमें कम ऐसे अगर हाथ से करने जाओ तो कितना मेहनत लगेगा। तो इसीलिए ये सिंपल मशीन का, ये भी एक मशीन ही है, सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है। या फिर जो ट्रॉली आप देखते हो, जो लेबर लोग इसमें ईटा वगैरह या जो भी ब्रिक्स वगैरह लेके चलते हैं, या जो भी, तो ट्रॉली भी एग्जाम्पल है क्लास सेकंड लेवल का। क्यों? क्योंकि आप एफर्ट यहाँ दे रहे हो, यहाँ पर फलक्रम है, जो हिंज है, चक्के के पास जो हिंज है, और बीच में लोड रखा हुआ है जिसका वेट नीचे की ओर mg लगता है। तो आप देख रहे हो कि एफर्ट और फलक्रम के बीच में लोड है। तो ये भी क्लास सेकंड लेवल का एग्जाम्पल है, और इसका भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा ही रहता है। तो इसीलिए अब क्लास 3 लेवल का एग्जांपल देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 3 लेवल जो है लेवर है, उनका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज लिखा हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास 3 लेवर इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्लास 3 में लेवर में क्या हो जाता है
कि फल्क्रम और लोड के बीच में एफर्ट आ जाता है। पहले क्या था, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में लोड था, अब फल्क्रम और लोड के बीच में एफर्ट आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है। अब एफर्ट आर्म क्या हो गया है हमारा, कम हो गया है लोड आर्म से। आप देख रहे हो ये एफर्ट आर्म तो इतना ही दूर है ना, लेकिन लोड आर्म क्या है, इतना दूर है। ठीक है, फल्क्रम से दूरी लेंगे ना, ये लोड आर्म हो गया, ये एफर्ट आर्म हो गया। तो अब एफर्ट आर्म कम है लोड आर्म से, यानी मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, ये जो हमने चीज लिखा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 से तो कम हो जाएगा है ना, लेस देन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू जो है मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर ऐसे लिखाएगा, लेस देन 1 का साइन ऐसे होगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम, जैसे फिशिंग रॉड, ये क्लास 3rd लेवल का एग्जांपल। आपका पेन भी क्लास 3rd लेवल का एग्जांपल है। क्यों क्लास 3 का, क्योंकि नीचे लोड है, जहां नीब है वो लोड है, आपने जहां पेन को पकड़ा है वो एफर्ट है, और आपका हाथ जहां पर आपके यहाँ इस पॉइंट पे जहां पर वो हिंज है ये फल्क्रम है, तो ये फल्क्रम हो गया, यहाँ पर एफर्ट हो गया, और उसके जस्ट नीचे लोड हो गया। आप थोड़ा सा इसको देर में समझ में आएगा, लेकिन ये समझ में आ जाएगा। तो क्लास 3rd लेवल का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा 1 से कम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लोड एंड फल्क्रम इज ऑन, और एफर्ट और लोड और फल्क्रम के बीच में एफर्ट होता है क्लास 3rd लेवल में। अब हमें थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। अ बॉय इज एबल टू लिफ्ट अ बैग कंटेनिंग बुक्स ऑफ 30 न्यूटन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सीसॉ। तो सीसॉ है, तो यानी कि क्लास 1 की बात हो रही है, क्लास 1 लेवल की बात हो रही है। तो 30 न्यूटन प्लेस, एक जगह 30 न्यूटन है, बाई अप्लाइंग क्लास बॉय इज एबल टू लिफ्ट 30 न्यूटन है ना, बुक्स है यहाँ पर 30 न्यूटन का बुक्स रखा हुआ है, इसका वेट है, और केवल 5 न्यूटन का फोर्स देके ही, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से थोड़ा बनाता हूं तो अच्छा रहेगा। देखो इस तरह से बनाता हूं, तो ये यहाँ पर 30 न्यूटन का बुक पूरा रखा हुआ है, और यहाँ पर एफर्ट कितना दिया जा रहा है, नीचे 30 न्यूटन है। ठीक है, और इसको कितना नीचे एफर्ट दिया जा रहा है, ये हमारा एफर्ट है, एफर्ट कितना है 5 न्यूटन है, और लोड कितना है हमारा 30 न्यूटन है। ठीक है, एफर्ट मतलब हमारा इनपुट वर्क, और आउटपुट हमारा ये 30 न्यूटन आ रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है इस चीज का, तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर पूछता है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपन एफर्ट। तो लोड कितना है 30 न्यूटन, एफर्ट कितना है 5, ऊपर नीचे दोनों न्यूटन में ही है, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो कम एफर्ट में ही ज्यादा लोड हम क्या कर पा रहे हैं, लिफ्ट कर पा रहे हैं। ओके, कम लोड में ही हम ज्यादा एफर्ट क्या कर पा रहे हैं, लिफ्ट कर पा रहे हैं। कम लोड में ही हम ज्यादा एफर्ट क्या कर पा रहे हैं, लिफ्ट कर पा रहे हैं, तो ये तो अच्छा बात है ना। और अगर हमें मैकेनिकल एडवांटेज और ज्यादा करना हो, यानी और मैं चाहता हूं कि और कम लोड होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब और कम लोड में ही मैं ज्यादा एफर्ट कर पाऊं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर लोड को मैं 35 रख दूं, ठीक है, और अभी भी मैं कहूं कि मैं 5 न्यूटन का एफर्ट दे के ही मैं इस बुक्स को उठा पा रहा हूं, ये जो सीसॉ है, ठीक है, सीसॉ जहां पर ये पार्क में जो झूलने जो ऊपर नीचे होते रहता है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, यानी 35 न्यूटन अपॉन 5 न्यूटन इज इक्वल टू 7। यानी कि अगर 5 न्यूटन देने पर भी 35 न्यूटन का अगर आप लोड लिफ्ट कर पा रहा हो सीसो, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज देखो ज्यादा होते जा रहा है, 7 न्यूटन, सॉरी 7। मैकेनिकल एडवांटेज का अपना कोई यूनिट नहीं होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका 7 हो गया, पहले का 6 था, क्योंकि जितना दे रहे थे उतना में 30 न्यूटन ही लिफ्ट कर पा रहा था, अब उतना ही फोर्स देके 35 न्यूटन लिफ्ट कर पा रहा है, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज 7 हो गया। अगर इतना ही फिर से अगर देके अगर मैं 40 न्यूटन को लिफ्ट कर पाऊं तो मैकेनिकल एडवांटेज 8 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये कंसेप्ट है मैकेनिकल एडवांटेज का। इंक्लाइन प्लेन को आते हैं, तो एन इंक्लाइन प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस विथ वन एंड हायर। ये जो हमारा वन एंड है, ये हमारा वन एंड हायर, एंड द अदर दैट इज मेक्स एन एक्यूट एंगल, ये है अदर एंड। तो ये हायर एंड है, ये हमारा अदर एंड है जो कि एक्यूट एंगल बनाता है। यहां पर आप देखोगे ये एक्यूट एंगल बनाता है। एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होते हैं उनको एक्यूट एंगल कहते हैं, तो ये एक्यूट एंगल बनाता है। तो एक्यूट एंगल बना रहा है,
अच्छा, इसका फायदा क्या है, तो अगर किसी चीज को अगर लिफ्ट करना है नीचे से मान लो, ठीक है, सेम यहाँ पर भी ये 10 न्यूटन का है और यही हमारा चीज यहाँ पर भी 10 न्यूटन का है, तो कहाँ से सबसे आसानी पड़ेगा, इसको इधर से लेके आने में या इसको इसी से डायरेक्ट ऊपर ले जाने में, डायरेक्ट वर्टिकली इसको ऊपर खींचने में या फिर इधर से इसको लेके आने में, तो यहाँ से ज्यादा फायदा होगा, इस रास्ते से हमें ज्यादा फायदा होगा, है ना, इंक्लाइन प्लेन से। स्लोपिंग फेस यहाँ लिखा हुआ है एफर्ट लेस देन लोड, इधर एफर्ट है और लोड से लेस होता है, लेकिन वर्टिकल फेस में डायरेक्ट मुझे इसे लिफ्ट करना हो तो एफर्ट लोड के बराबर होता है, इसलिए ऐसे नहीं करने से अच्छा है कि हम इसको ऐसे खींचें इस इंक्लाइन प्लेन की ओर, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में एफर्ट कम लगता है लोड के कंपैरिजन में। जैसे पार्किंग रैंप हो गया, स्लाइडर, डंप ट्रक, इस सब में इसका यूज होता है। तो पुशिंग और रोलिंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन रिक्वायर्स लेस एफर्ट देन लिफ्टिंग इट अपवर्ड, ठीक है, देन लिफ्टिंग इट अपवर्ड। द स्टीपर द स्लोप, यानी स्टीपर मतलब ज्यादा, जितना ज्यादा ढलान होगा द लेसर विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज। स्टीपर मतलब देखो जैसे एक ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है, और एक इंक्लाइन प्लेन मैं बताता हूं, ठीक है, एक ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, तो किस इंक्लाइन प्लेन का स्लोप क्या है, स्टीपर है, इसका ये जो एंगल है, ये जो एक्यूट एंगल है, मान लो ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, तो θ1 क्या हो गया, बड़ा हो गया θ2 से, ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है, जो एक्यूट एंगल है, जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप स्टीपर हो, यानी ज्यादा ढलान होगा, ठीक है, तो ये ज्यादा ढलान हो, ये मान लो नंबर 1, ये 1 नंबर इंक्लाइन प्लेन है, ये 2 नंबर इंक्लाइन प्लेन है, तो स्टीपर स्लोप किसका है, नंबर 2 इंक्लाइन प्लेन का। क्यों, क्योंकि इसका जो अदर एंड जो पॉइंट है, जो ग्राउंड पर है, वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से ज्यादा एंगल बना रहा है, किसके कंपैरिजन में, इंक्लाइन प्लेन 1 के कंपैरिजन में। तो इसीलिए स्टीपर स्लोप मतलब ज्यादा ढलान है, ज्यादा ढलान करने का मतलब, तो ऐसे में क्या होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाता है, क्योंकि फिर आपको फिर वही बात, जैसे जैसे ये कम होते जाएगा, जैसे जैसे थीटा कम होते जाएगा, जैसे कि आप देखोगे जैसे जैसे ये थीटा क्या होगा, जैसे जब थीटा बहुत कम था, ठीक है, तब तो आप आसानी से, थीटा बहुत कम था तब आसानी से आप ले जा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ये ढलान क्या होगा, ये एक मिनट, जैसे जैसे ढलान क्या होगा, ये मान लो इतना ही है, तब क्या होगा, तब आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जब एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है और लोड वही मान लो मैं रखता हूं, लेकिन फिर भी एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो जितना ज्यादा स्टीपर इंक्लाइन प्लेन होता जाएगा उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज कम होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक रिलेशन लिख दो कि स्टीपनेस, है ना, स्टीपर द इंक्लाइन प्लेन लेस इज द मैकेनिकल एडवांटेज। स्टीपर द इंक्लाइन प्लेन लेस इज द मैकेनिकल एडवांटेज, यानी स्टीपनेस और मैकेनिकल एडवांटेज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स फेसिंग स्लोप टू द लेंथ ऑफ इट्स वर्टिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी इंक्लाइन प्लेन का, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल है और ये जो वर्टिकल है इसका एच है, तो इसका हम इस इंक्लाइन प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या लिखेंगे, एल अपॉन एच लिखेंगे, ठीक है, एल अपॉन एच। क्यों, क्योंकि देखो अगर मुझे लिखना है एल इंटू, अगर कोई यहाँ पर लोड है तो लोड मान लो उसका लिख लेता हूँ, मान लो कैपिटल एल, और इसका यहाँ तक मुझे ले जाना है, तो लोड आर्म कितना हो जाएगा हमारा, स्मॉल एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट। तो मान लो एफर्ट मुझे कैपिटल एच है, मान लो इसका वेट कैपिटल एच है, इनटू एफर्ट आर्म कितना है, स्मॉल एच, तो यहां से क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट क्या हो जाएगा, एच अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है, एच अपॉन एल, लोड इनटू लोड आर्म, नहीं इस तरह से नहीं होगा सॉरी, इस तरह से नहीं होगा। आप इतना याद रखना कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है किसी भी इंक्लाइन प्लेन का, वो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इट्स स्लोपिंग फेस, ये स्लोपिंग फेस है, इसका जो लेंथ होगा स्लोपिंग फेस का, टू द लेंथ ऑफ इट्स वर्टिकल फेस का लेंथ, ठीक है, यानी इसका लेंथ, अगर ये स्लोपिंग फेस का लेंथ एल है और वर्टिकल फेस का लेंथ स्मॉल एच है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज एल अपॉन कैपिटल स्मॉल एल अपॉन स्मॉल एच होगा।
ये देख रहे हो, ये फिगर दिया मैन रोलिंग अ ड्रम ऑन इंक्लाइन प्लेन, या फिर स्कूटी या स्कूटर आपके घर में जो एंट्रेंस पे होगा तो वहां पर भी एक इंक्लाइन प्लेन लगाया गया होगा, ताकि घर में जो स्कूटर है या फिर जो कार है वो आसानी से आ सके। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज क्या करता है, जैसे इंक्लाइन प्लेन आपका उसका स्टिफनेस कम होता है, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा हो जाता है, यानी कम एफर्ट में ही भारी से भारी लोड को भी आप इस लोअर ग्राउंड से हायर ग्राउंड की ओर, हायर ग्राउंड पर ले जा सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन का एप्लीकेशन क्या है? स्क्रू इज एन इंक्लाइन प्लेन। ये जो स्क्रू देखो ये भी इंक्लाइन प्लेन है लेकिन कॉइल फॉर्म में है। आप देख सकते हो इसका पॉइंटेड टिप होता है, अदर एंड इज फ्लैट सर्कुलर सरफेस विथ अ नैरो स्लिट इन द मिडल ऑफ द सरफेस। आप देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, इसका कहाँ यूज है, लिफ्ट, ऑटोमोबाइल, स्क्रू जैक, स्ट्रॉन्गर ग्रिप, नेल ऑफ। तो एक तरह से इसका ग्रिप को ज़्यादा मजबूत बनाने में इसका यूज होता है इस तरह से, जो कि साधारण नेल उसको नहीं कर सकता है, ग्रिप उतना बना सकता है जितना स्क्रू कर सकता है। तो इंक्लाइन प्लेन का ये यूज है। फिर वेज आ जाते हैं, तो वेज और कुछ नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंक्लाइन प्लेन है इन सच ए वे दैट अ शार्प एज इज फॉर्म। ठीक है, वेज दो इंक्लाइन प्लेन का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ इस तरह से उनका कॉम्बिनेशन होता है कि एक शार्प एज फॉर्म होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा एक्स कुल्हाड़ी। देख रहे हो कुल्हाड़ी, ये शार्पन एज इस तरफ है हमारा, ठीक है, और अपर इंक्लाइन प्लेन इस तरह से है। द थिनर द वेज द हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द वेज। ठीक है, अगर हम पुली की बात कर लें जल्दी से, तो पुली क्या है, दो चीज इसमें जानना है हमें। अ पुली इज ए सर्कुलर डिस्क विथ अ ग्रूव्ड रिम थ्रू विच अ रोप इज पास्ड। कुछ सवाल बनाने के समय पुली को मासलेस बता दिया जाएगा कि उसमें मास नहीं है, ये मान के चलना है और तब क्वेश्चन बनाना है। हालांकि पुली का अपना मास होता है, तो ये कुछ इस तरह से एक तरफ रोप रहता है और ये मूवेबल होता है। भले ये यहाँ पर फिक्स है लेकिन ये पुली गोल घूमते रहता है। कुओं में आप देखोगे, अब तो मोटर वगैरह आ गया, तो कुओं में इसका यूज होता था। क्यों? क्योंकि पुली भी एक सिंपल मशीन का उदाहरण है जो हमारे वर्क करने की एफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज इस पुली का, जो फिक्स है पुली उसका 1 होता है, क्योंकि जितना लोड है उतना ही एफर्ट हो जाता है। ये जितना पुली कैन रोटेट है ना, ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर एक्सल है, यहाँ पर एक्सल है, ब्लॉक है, डिस्क है। ये दो तरह के पुली को देखना है, एक फिक्स पुली, एक मूवेबल पुली। फिक्स पुली आपका एक्सल के राउंड पोजीशन ऑफ एक्सिस इज फिक्स, एफर्ट इज अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स पुली का 1 के बराबर होता है, लेकिन जो मूवेबल पुली है, one end of the rope is fixed and the effort is applied at the other end. Hence the load is distributed on both the side of the rope and thus the effort is half of the load. Therefore mechanical advantage फिक्स पुली का 2 हो जाता है, जबकि फिक्स पुली का 1 हो जाता है। देखो कैसे 2 हो जाता है। होता क्या है कि यहाँ पर ये फिक्स है, ये तो धागा फिक्स है, लेकिन ये जो पुली है ये भी मूव कर रहा है। तो अगर मैं ऊपर खींचूं तो ये पुली भी ऊपर आएगा, लोड भी ऊपर आएगा। तो होता क्या है कि ये जो लोड है ये 2 तरफ बढ़ जाता है, इसमें भी एफर्ट है, इस धागे में भी एफर्ट है, और ऊपर एफर्ट लगा ही रहे। तो ये जो आप देख रहे हो ये भी ई हो जाएगा दोनों में, तो 2E इज इक्वल टू एल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो हमारा लोड है वो 2E के बराबर हो जाएगा और नीचे एफर्ट है ही। ठीक है, यही तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, लोड अपॉन एफर्ट। लेकिन लोड 2E के बराबर हो गया, क्यों? क्योंकि ये पुली भी ऊपर मूव कर रहा है, तो ये इसमें भी, ये दोनों मिलके इसका जो लोड है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है दोनों धागों में, मूवेबल पुली में। तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज मूवेबल पुली का 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से पुली की संख्या को बढ़ाते जाओगे और उसमें मूवेबल पुली भी डालते जाओगे, तो ऐसे सेटअप का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ज्यादा होते जाएगा। ठीक है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ पुली द हाईली हायर विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज। हैवी लोड्स कैन बी लिफ्टेड बाय दिस सिस्टम ऑफ पुलीज। ठीक है, हैवी लोड्स को हम इस तरह से सिस्टम को मूव कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पुली की संख्या बढ़ती जाएगी मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। अब इफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन इज 3, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 2 मीटर। तो हाइट तो आपको पता है ना कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्लोपिंग सरफेस अपॉन हाइट, है ना, हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो हाइट तो 2 है, तो लेंथ ऑफ द स्लोपिंग सरफेस अगर L मान लेते हैं, व्हाट विल बी, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 मीटर हो जाएगा। तो यही तो है यहाँ पर। तो लेंथ ऑफ द स्लोपिंग सरफेस, यानी कि ये जो ये क्या है, ये हाइट 2 मीटर है लेकिन ये स्लोपिंग सरफेस 6 मीटर। हालांकि लग नहीं रहा है कि 6 मीटर का है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसको और अब लग रहा है कि 6 मीटर का है। तो ये 2 मीटर, ये 6 मीटर का है। तो ये जो स्लोपिंग सरफेस है इसका 6, तो इसीलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज 3 हो रहा है।
ठीक है, ये हाइट 2 मीटर है और ये स्लोपिंग सरफेस का जो लेंथ है ये 6 मीटर आया। और इसमें क्या है, मेंटेनेंस ऑफ मशीन। अच्छा, व्हील एंड एक्सिल का भी एग्जांपल है, कुछ कुछ व्हील एंड एक्सिल। तो व्हील भी एक एग्जांपल है आपका, जिसमें एफर्ट और लोड का जो कंसेप्ट है उसमें भी लगता है, तो आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हो व्हील एंड एक्सिल का। मैकेनिकल एडवांटेज द रेशियो ऑफ द एफर्ट आर्म टू द लोड आर्म। सब कॉमन एग्जांपल व्हील का, जो हमारा डोर नॉब्स, स्क्रू ड्राइवर, टैप, ये सब व्हील एंड एक्सिल के ही एग्जाम्पल्स हैं। द रेडियस ऑफ द व्हील और एक्सिल इज कंसिडर्ड टू बी द एफर्ट आर्म, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच wheel or axle the effort is applied and the other radius is the load arm. मेंटेनेंस ऑफ मशीन, तो मशीन का मेंटेनेंस किसे करते हैं, तो आप पेंट करके, है ना, रस्ट प्रूफ कोटिंग, ताकि रस्ट से बचा सके, डस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, कवरिंग द मशीन व्हेन नॉट इन यूज, ऑयलिंग द पार्ट्स ताकि मेंटेनिंग एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फंक्शनिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन वी नीड टू टेक केयर ऑफ द मशीनिंग फॉलोइंग वेज। ताकि फ्रिक्शन कम हो, तो जितना ही कम फ्रिक्शन होगा, मेंटेनेंस अच्छा से रखेंगे मशीन को, तो फ्रिक्शन कम होगा, तो उतना ही ज्यादा आउटपुट वर्क भी आएगा, जो कि हमें चाहिए भी। और मशीन इज ऑपरेटेड बाय एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 100 न्यूटन। कैलकुलेट मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू लोड अपॉन क्या एफर्ट होता है, तो लोड अपॉन वे एफर्ट क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे न्यूटन ही यूनिट में है, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो जाएगा, केवल 2, न्यूटन मत लिख देना, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। सो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हो, इसको एग्जाम्पल को, और बाकी 2 एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हो। तो क्लास 1 लेवल, क्लास 2 लेवल, क्लास 3 लेवल के चीजों को आप देख सकते हो, दोनों एग्जाम्पल आप इधर क्या 40 अ क्रोबार ऑफ लेंथ 120 इज यूज्ड इन ए सेकंड ऑर्डर लीवर। इसको बना देता हूं, टू मूव अ रॉक। तो सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, फलक्रम और लोड के बीच में क्या आ जाता है, एफर्ट आ जाता है, ठीक है। और टोटल कितना है ये क्रोबार कुछ इस तरह का होता है ना, ऐसा कुछ होता है क्रोबार, ठीक है, यहाँ पर। तो क्रोबार इज यूज्ड एज सेकंड ऑर्डर लीवर टू मूव अ रॉक। यहाँ पर कोई रॉक होगा, इसको हटाना होगा, ठीक है, किसी रॉक को हटाने के लिए यहाँ पर, ठीक है, किसी रॉक को हटाने के लिए। इफ द लोड आर्म इज 30 सेंटीमीटर, तो लोड आर्म कहाँ गया, लोड आर्म इज 30 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑर्डर लीवर है ना, तो सेकेंड ऑर्डर लीवर है, तो एफर्ट, सॉरी ये थर्ड का हो जाएगा, यहाँ एफर्ट होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, एफर्ट होगा, ठीक है। थर्ड सेकंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर लीवर में फलक्रम और एफर्ट के बीच में क्या आ जाता है, लोड आ जाता है। तो हमसे क्रोबार का टोटल लेंथ कितना है, 120 है, ठीक है, और लोड आर्म इज 30 सेंटीमीटर, तो लोड आर्म कितना है, 30 सेंटीमीटर है। एफर्ट आर्म कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि फलक्रम से दूरी, टोटल लेंथ ही उसका एफर्ट आर्म हो जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, जितना फाइंड द मिनिमम एफर्ट टू मूव द ब्लॉक। तो सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं इस क्रोबार का। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, हमारा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो एफर्ट आर्म 120 सेंटीमीटर अपॉन लोड आर्म कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, यानी कि 4 ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आ गया इस क्रोबार का 4। फिर बोल रहा है कि इफ द लोड आर्म इज 30 सेंटीमीटर एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू, 1000 न्यूटन चाहिए कम से कम उस ब्लॉक को क्या करने के लिए, उस ब्लॉक को वहां से हटाने के लिए, तो मिनिमम एफर्ट पूछा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ गया है, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, ओके। तो लोड अपॉन एफर्ट होता है, तो हमारा 4 इज इक्वल टू लोड क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम इतना फोर्स चाहिए, यानी कि आउटपुट वर्क ना, लोड क्या होता है, आउटपुट वर्क होता है, तो उस क्रोबार के द्वारा आउटपुट वर्क कितना होना चाहिए, कम से कम 1000 न्यूटन चाहिए, तभी वो पत्थर वहां से हटाया जा सकेगा उस क्रोबार से, है ना, इस पिक्चर में देखो, उस पत्थर को वहां से हटाया जा सकेगा, ठीक है। तो हम क्यों नहीं एफर्ट में 1000 लिखें, क्यों, क्योंकि हम एफर्ट तो इनपुट वर्क होता है ना, इनपुट वर्क वही तो मुझे निकालना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आउटपुट वर्क जो है, जो क्रोबार जो वर्क करेगा वो कम से कम 1000 न्यूटन करना चाहिए। क्यों, ताकि वो पत्थर वहां से हट सके, ठीक है। तो हमें एफर्ट कितना लगाना होगा, जब उस क्रोबार का मुझे पता है एफिशिएंसी कि ये 4 का है, इसका मतलब एफर्ट कितना आ जाएगा, एफर्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000/4 यानी 250 न्यूटन, यानी कि 250 न्यूटन का ही एफर्ट लगाने से हम
हम उस रॉक को हटा देंगे वहां से जिसको 1000 न्यूटन की जरूरत है, यानी कि 250 न्यूटन का वर्क किया हमने किस पे, क्रोबार पे, और क्रोबार ने कितने का वर्क कर दिया, 1000 न्यूटन का वर्क कर दिया, 1000 न्यूटन का क्या कर दिया, वर्क कर दिया। 250 न्यूटन हमने वर्क किया किस पे, क्रोबार पे। एक सेकंड ऑर्डर लेवर का एग्जांपल है क्रोबार पे, और उसने क्या किया, 1000 न्यूटन का वर्क कर दिया, और उसने किस पे वर्क कर दिया, रॉक पे वर्क कर दिया, और उस रॉक को वहां से हटा दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? यही तो मशीन का काम होता है कि कम हमने उस पर वर्क किया और उसने ज्यादा उस पर काम किया, मतलब ज्यादा से ज्यादा काम किया, जितना हमने फोर्स दिया उससे ज्यादा उसको फोर्स में तब्दील करके उसने हमें दिया। तो इसलिए लोड की जगह 1000 न्यूटन लिखा है हमने, एफर्ट की जगह 1000 न्यूटन नहीं लिखा है, क्योंकि वो तो निकालना है, फाइंड द मिनिमम एफर्ट। तो लोड 1000 न्यूटन है, ठीक है, तो इसीलिए तो हमें कम एफर्ट में ज्यादा फोर्स का, ज्यादा वेट का रो को हम वहां से डिस्प्लेस कर पा रहे हैं क्रोबार के द्वारा। तो ये भी एक सिंपल मशीन का एग्जांपल है। और उसके पीछे वाला एग्जांपल आप आई होप कि उसको बना सकते हो। बाद में हम VSATQ, फिर SATQ और फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज को बनाएंगे। कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन किसका 2 आंसर गलती है, उसको हम लोग ठीक भी से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।